जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इज एम आर के बारे में और हम जो है ट्रांसलेशन की ओर बढ़ चुके हैं और हमारा उसका ये पहला अध्याय होगा। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में जाना है। उन सभी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि सभी वीडियोस आपको एक जगह ही देखने को मिल जाए। तो ये चैप्टर नंबर 12 है, इससे पहले की 11 वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएगी, तो उसको आप जाकर के जरूर से चेक कर लीजिएगा। अगर आपने उसको पढ़ लिया है, वहां से आप सीखते हुए आए हैं, तो ये अध्याय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है शुरुआत करने के लिए। तो बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि हम उसी प्रकार से चले और धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ते रहे। तो आज का टॉपिक उसी श्रेणी के अंदर आता है जिसका नाम है इज एम आर। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं और फटाफट से हम शुरू करते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, यूज ऑफ इज एम आर की किस तरह के वाक्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये एक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इज एम आर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह के सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि पहला है आई एम अ किंग, ठीक है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब एम दिख रहा है। इसी प्रकार से सेकंड है राम इज पुअर, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा एम आई एल, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से फोर्थ में भी सवाल पूछा गया है, आर यू नॉट बिजी, है ना। इसी प्रकार से फिफ्थ है हाउ इज राम रॉन्ग, राम कैसे गलत है। सिक्स्थ है रमेश इज नॉट एन एक्टर, रमेश एक अभिनेता नहीं है। सेवंथ है दे आर नॉट ऑनेस्ट, वे ईमानदार नहीं है। एट्थ है आर यू फार्मर्स, क्या आप किसान हैं, क्या आप लोग किसान हैं। देखो ये 8 सेंटेंसेस जो है, इसके अंदर इज एम या फिर आर, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। एक चीज इन सभी में कॉमन है और वो ये है कि इसमें कहीं भी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। मेन वर्ब हमारी कौन सी होती है, जैसे कि रोना, बैठना, उठना, चलना, इस प्रकार के कोई भी शब्द का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। मैं राजा हूं, है ना। राम इज पुअर, राम गरीब है। एम आई एल, क्या मैं बीमार हूं। आर यू नॉट बिजी, क्या आप व्यस्त नहीं है। देखो कहीं भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मतलब मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आपको कुछ तो यहां पर समझ में जरूर आया होगा। तो चलो हम एक चीज देखते हैं कि इज एम आर का प्रयोग जो है वो नाउन और प्रोनाउन को बताने के लिए किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आई एम अ किंग, किंग जो है यहां पर क्या है, नाउन है ना। आई क्या है, प्रोनाउन है, इसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एम का। तो देखो यहां पर आई क्योंकि एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो इसलिए आई के लिए इस्तेमाल हुआ है एम का। राम एक नाउन है, इसके लिए इस्तेमाल हुआ इज का, ठीक है। फिर आई के लिए एम का इस्तेमाल हुआ है, यू के लिए आर का इस्तेमाल हुआ है, राम के लिए इज का इस्तेमाल हुआ है, रमेश के लिए भी इज का ही इस्तेमाल हुआ है, दे के लिए आर का इस्तेमाल हुआ है और यू के लिए आर का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो इज एम आर का प्रयोग जो है नाउन और प्रोनाउन को बताने के लिए किया जाता है और इन वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं होता। वर्ब बोले तो मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अगर आपको वाक्य कुछ इस प्रकार के मिलते हैं जिसका अंत हूं है हो से होता हो, ठीक है, हूं है हो या है इत्यादि, अगर आपको वाक्य के अंत में मिल रहा है और साथ ही साथ उसमें वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब नहीं है, तो आप उसको इज एम आर के तहत सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बड़ा ही आसान, छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हम उसी प्रकार से यहां पर सीखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि इज एम आर का प्रयोग, पहली बात तो ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये है हूं हो जो है ये सब की सभी जो है प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, तो प्रेजेंट के अंदर होगा ये। वॉज वर्ड जो है वो पास्ट में चला जाएगा और विल बी या शैल बी जो है वो फ्यूचर में चला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि किसके साथ, यानी किस सब्जेक्ट के साथ या किस नाउन या प्रोनाउन के साथ इसका इस्तेमाल होगा, किसके साथ एम का और किसके साथ आर का, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें जरूरी है ये जानना कि वो पर्सन चार्ट के अंतर्गत किस प्रकार से लिखे जाते हैं, यानी कि वो कौन से पर्सन है जिसके लिए किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो ये एक चार्ट है आपके सामने, बड़ा ही छोटा और आसान सा है, जिसमें एक तरफ पर्सन्स लिखे हुए हैं, जैसा कि पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन, ठीक है। और ये सिंगुलर है, ये सभी प्लूरल है, मतलब हमारे पर्सन सिंगुलर में भी आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, यानी कि मैं, आई बोले तो मैं, और यही प्लूरल हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन होगा तो वो हो जाएगा हम, यानी कि वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यू, यानी कि आप या फिर तुम, और यू ही होता है आप लोग और तुम लोग, लेकिन यहां पर क्योंकि व्यक्ति एक से ज्यादा है तो ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं।
थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं हमारे ही, शी, इट, ये तीनों का ही मतलब होता है वह। ही जो है वो बॉयज यानी लड़कों के लिए, या फिर मैं बोलूं तो मेल्स के लिए यूज होता है। शी जो है फीमेल्स के लिए यूज होता है। और इट जो है किसी भी वस्तु जगह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई एक नाम देखने को मिल रहा है या फिर कोई सिंगुलर चीज की बात इसमें की जा रही है, ठीक है, तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन प्लूरल होता है हमारा दे यानी कि वे, या फिर प्लूरल थिंग्स यानी कि एक से ज्यादा आपको नाम देखने को मिल सकता है, जैसे कि राम और श्याम, राम श्याम मदन, कोई भी है ना, या फिर एक से ज्यादा वस्तुओं की इसमें बात की जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा पर्सन चार्ट, जो कि बहुत ही छोटा सा और इजी सा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कि किसके साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो, आई के साथ लगता है एम, ठीक है, यू के साथ लगता है आर, इन सभी के साथ लगता है इज, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम आपको देखने को मिलेगा तो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब इज का। इसी प्रकार प्लूरल के अंदर सभी के साथ लगता है आर, ठीक है, सभी के साथ क्या लगता है आर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे एम का, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो वी है तो आप यूज करेंगे आर का, अगर आपका सब्जेक्ट यू है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप हेल्पिंग वर्ब आर का ही इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम आपको दिया गया है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है यानी कि बहुवचन हो जाता है, जैसे कि वे या वे लोग या फिर कोई एक से ज्यादा नाम, तो आप आर का इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना ध्यान कर लिया तो हमें जो है अब केवल नियमों को ध्यान रखना है कि किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए किस नियम का इस्तेमाल होगा, उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो चलिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया या फिर इसको समझ लिया तो हम चलते हैं हमारे सेंटेंस की ओर, जो कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। तो पहला सेंटेंस का टाइप होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर इसको मैं बोलूं सिंपल सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। देखो, सकारात्मक वाक्य जैसे कि मैं डाकिया हूं। पहली बात तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैं डाकिया हूं के अंतर्गत मैं जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, डाकिया जो है यहाँ पर ये नाउन है और ये वाक्य जो है हूं पर खत्म हो गया है, ठीक है, इसमें कहीं भी वर्ब यानी कि मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये जो सेंटेंस है ये इज एम आर के तहत ही सॉल्व किए जाएंगे। तो मैं डाकिया हूं मतलब मैं को हम लिखेंगे आई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आई मतलब मैं। अब आई के लिए हम यूज करेंगे एम का, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, इसको व्हाइट कर लेते हैं। तो आई के लिए इस्तेमाल करा जाएगा एम का, ठीक है। उसके बाद पोस्टमैन, क्योंकि डाकिया एक नाउन है और क्योंकि एक प्रोफेशन है और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल का यानी कि ए का। तो आई एम अ पोस्टमैन। इसी प्रकार से सेकंड है राम अमीर है। राम यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, अमीर जो है ऑब्वियस सी बात है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो राम इज रिच, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की गई इज। वह एक गायिका है, ठीक है, यहां पर एक लड़की की बात की जा रही है तो वह यानी कि शी, ठीक है। अब शी के लिए हम यूज करेंगे इज का, जैसे कि हमें पता है कि शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज का। तो सी इज अ सिंगर, क्योंकि गायिका होना, अभिनेता होना, डाकिया होना, ये सब क्या कहलाते हैं, एक प्रोफेशन है, काम है, तो इसके लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल इसमें जरूर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस है मैं एक लंबा खिलाड़ी हूं। मैं यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्ता, एक लंबा खिलाड़ी हूं। खिलाड़ी यहां पर क्या हो गया, नाउन, और नाउन से पहले लगा गया है यहां पर क्या चीज, एडजेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं को हम लिखेंगे आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे एम का। तो आई एम अ टॉल प्लेयर, आई एम अ टॉल प्लेयर, मैं एक लंबा खिलाड़ी हूं। सीता और गीता, अब देखो यहां पर एक से ज्यादा नाम आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल हो जाएंगे। तो सीता और गीता यानी कि बहुवचन है तो सबसे पहले आ जाएगा सीता एंड गीता। अब क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आर का। तो सीता और गीता जो है ईमानदार कलाकार है। सीता एंड गीता आर ऑनेस्ट गर्ल्स, कलाकार है, यहाँ पर गर्ल्स तो नहीं आएगा ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। कलाकार को क्या बोलते हैं हम, आर्टिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट। वो क्योंकि ईमानदार आर्टिस्ट है, ईमानदार कलाकार है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है केवल कि कहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, कहां पर एम का इस्तेमाल हो रहा है और कहां पर आर का इस्तेमाल किया जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। लास्ट सेंटेंस इसके अंतर्गत है कि मेरा भाई नटखट है। मेरा भाई कैसा भाई, नटखट है ना। तो माई ब्रदर इज नॉटी, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पर सिंगुलर है और हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज का।
तो ये बहुत ही आसानी से हमको यहाँ पर देखा कुछ एग्जाम्पल के तहत कि कहाँ पर एम का इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पर इज का या फिर कहाँ पर आर का। लेकिन हमने पहले ही बात की थी कि ग्रामर है तो वो ऑब्वियस सी बात है रूल्स के ऊपर चलेगा, ना कि हमारे कयासों के ऊपर, ना ही हमारे थॉट के ऊपर। तो देखो इसका रूल बेसिकली क्या बनेगा, तो सबसे पहले हर एक वाक्य के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्ता, और उसके लिए इस्तेमाल होने वाली कोई एक हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो इज हो सकती है, चाहे वो एम हो सकता है या फिर आर। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि एक सब्जेक्ट के लिए आप केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एक से ज्यादा। मतलब अगर आपने राम लिखा है तो राम के लिए इज का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि राम इज एम या आर। इसके साथ आप दो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं, पहली बात, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है राम इज रिच, अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा कि राम इज एम रिच, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राम के लिए केवल इज का इस्तेमाल होगा, ना कि एम का। तो एक बार में एक ही हेल्पिंग वर्ब का आपका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम या फिर आर, उसके बाद जो भी इसमें बताया गया है जैसे कि नाउन या एडजेक्टिव या इसको मैं बोलूं अदर वर्ड्स, ठीक है। आप हर सेंटेंस में देखेंगे तो आप इस चीज को यहाँ पर पाएंगे, है ना। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक चीज, उसके बाद आपकी नाउन या एडजेक्टिव आगे बताई गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हमने कुछ इस प्रकार से सीख लिया। उम्मीद है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस सॉल्व करना आ गया होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ सवाल है यहाँ पर जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने मतलब तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। और हाँ, उसके आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, उसके बाद हम चलते हैं नकारात्मक वाक्य, क्योंकि हमारे आसपास नकारात्मक चीजें भी होती हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है। इसमें देखो क्या होगा, हर एक बात में नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक कवि नहीं हूं, वे लोग ईमानदार नहीं है, वे लोग दयालु नहीं है, राम और मोहन मित्र नहीं है, तुम होशियार नहीं हो, ठीक है। ये हूं नहीं आएगा, यहां पर हो आएगा, ठीक है। तुम होशियार नहीं हो। तो देखो मैं एक कवि नहीं हूं, ऑब्वियस सी बात है मैं जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट, और एक कवि नहीं हूं तो सब्जेक्ट के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे यानी कि हमारा आई के लिए हम सीख चुके हैं अब तक, आई के लिए इस्तेमाल किया जाता है एम का, तो आई एम नॉट अ पोएट। अब देखो कवि यहां पर भी क्या है, एक प्रोफेशन है, काम है, इसलिए हमने उसके लिए ए का इस्तेमाल यहां पर किया है, यानी आई एम नॉट अ पोएट। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वे लोग ईमानदार नहीं है। वे लोग यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो वे लोग को भी हम क्या लिखते हैं, दे ही लिखते हैं, और दे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का। दे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का। तो दे आर नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है हमारा वे लोग दयालु नहीं है, तो वो वैसी बात है, फिर से वे लोग यानी कि दे, और दे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का। तो दे आर नॉट काइंड, दयालु को क्या बोलते हैं, काइंड, ठीक है। राम और मोहन मित्र नहीं है, राम और मोहन ऑब्वियसली बात है एक से ज्यादा है यहाँ पर, तो राम एंड मोहन, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट है हमारे, तो राम एंड मोहन। आरंट, देखो आर नॉट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इज नॉट को हम इजंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम नॉट को हम एमेंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राम एंड मोहन आरंट फ्रेंड्स, या फिर राम एंड मोहन आर नॉट फ्रेंड्स, राम और मोहन जो है वो मित्र नहीं है। उसके बाद जो है फिफ्थ सेंटेंस हमारा है तुम होशियार नहीं हो, ठीक है। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट नहीं है, यानी यू आर नॉट इंटेलिजेंट। बहुत कॉमन सी चीज आपने एक चीज देखी यहाँ पर, और आप नियम को यहाँ पर डिकोड करेंगे तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भी यानी कि नेगेटिव में भी सबसे पहले इस्तेमाल किया जा रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है। सभी में सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद कोई एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आ जाएगा हमारा नॉट, और फिर अंत में हमारा नाउन या एडजेक्टिव, या फिर मैं बोलूं अदर वर्ड्स, ठीक है, जो भी उस सेंटेंस में बातें की गई हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस में इज या फिर आई एम या फिर आर, उसके बाद आप लगाएंगे नॉट क्योंकि वो एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, और उसके बाद आप लगा देंगे नाउन या एडजेक्टिव या फिर अदर वर्ड जो भी उस सेंटेंस में आपको बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया इज एम आर के अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को। अब हम चलते हैं हमारे इसके बाद वाले टाइप यानी कि
इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ देखो, प्रश्नवाचक वाक्य को समझने से पहले आपको यह समझना है कि ये वाक्य जो है वो शुरू होते हैं क्या से। ठीक है, किससे शुरू होते हैं ये, क्या से, यानी कि शब्दों को जो है सेंटेंस यानी वाक्य को शुरू किया जाएगा क्या से। क्या आप वहां हैं, क्या आप यहां हैं। जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो आप इसकी इंग्लिश यानी जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप वर्ड का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, बल्कि आप इसी की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यार वो कैसे, तो चलिए उसको भी कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम यहां पर देख लेते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स है यहां पर। क्या वह एक धोबी है। देखो यहां पर वाक्य क्या से शुरू हुआ, वह एक धोबी है। अब देखो वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हमें वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें तो इसी की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो देखो वह एक धोबी है। अब इसमें सबसे पहले ढूंढो सब्जेक्ट को। सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप, सब्जेक्ट को। क्यों, क्योंकि हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट हमें मिल गया, वो है वह। ठीक है, तो वह को हम लिखते हैं ही। अब ही के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इज। तो ही के से पहले क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली है। तो इज ही अ वॉशरमैन। अब क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है और आपको अंत में क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, तो आपको वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मैडम या सर के पास पूरा अधिकार होता है आपके नंबर काट लेने का। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो वाक्य है वह है, क्या वह एक संगीतकार है। यहां भी आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, यानी कि वह। इसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे इज का। तो इज ही अ म्यूजिशियन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मैं बीमार हूं, एम आई इल, क्योंकि हमारा यहां पर सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। आई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम का, और बीमार को हम क्या बोलते हैं, इल, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। चौथा सेंटेंस है हमारा, क्या है आपकी पत्नी शर्मीली है। क्या आपकी पत्नी शर्मीली है, इज योर वाइफ शाय, है ना। क्या आपकी पत्नी शर्मीली है, इज योर वाइफ शाय। देखो आपकी पत्नी थर्ड पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि एक ही पत्नी की इसमें बात की जा रही है। तो इज योर वाइफ शाय, शाय मतलब शर्मीला या शर्मीली। क्या उसका मित्र गायक है, इज हिज फ्रेंड अ सिंगर। देखो यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा कि लड़की के दोस्त की बात की जा रही है या फिर लड़के की। अगर लड़की का कोई दोस्त है तो हिज की जगह हर आ जाएगा, है ना। और हमने माना कि शायद कोई लड़का है, उसके दोस्त की बात की जा रही है। तो क्या उसका मित्र गायक है, इज हिज फ्रेंड अ सिंगर। देखो उसका मित्र ये भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे इज का, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका नियम क्या बना सर, तो देखो सबसे पहले सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारी है इज, एम या फिर आर। ठीक है, सबसे पहले इस्तेमाल होंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, उसके जस्ट बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद चला गया हमारा नाउन या एडजेक्टिव, जैसे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट, और फिर उसका नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो भाई अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इसका रूल क्या हो गया, इज एम आर, यानी इज या फिर एम या फिर आर, उसके साथ उसका सब्जेक्ट, जिसके लिए भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं, और अंत में नाउन या एडजेक्टिव या फिर अदर वर्ड्स। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हमारे चौथे टाइप्स, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। यानी कि इंटेरोगेटिव में भी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी इंटेरोगेटिव में भी नकारात्मकता किस प्रकार से झलकती है, देखो कुछ इस प्रकार से। क्या मैं भिखारी नहीं हूं, तो इसमें भी वाक्य जो है वो किससे शुरू होगा, क्या से। वाक्य चाहे क्या से शुरू हो, चाहे उसके बीच में क्या, कब, कहां, कैसे आए, वाक्य जो है इंटेरोगेटिव ही कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही वो क्या से शुरू हो, आपको उसकी स्पेलिंग, यानी कि जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो पहला सेंटेंस है, क्या मैं भिखारी नहीं हूं। तो मैं यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, मैं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम का। तो एम आई नॉट अ बेगर, क्योंकि अभी नकारात्मक वाक्य है तो ऑब्वियस सी बात है नॉट आना इसमें लाजमी है। क्या तुम डरपोक नहीं हो, आर यू नॉट टिमिड। भाई डरपोक नहीं हो गया, क्या तुम डरपोक नहीं हो, आर यू नॉट टिमिड। अब देखो क्योंकि सवाल भी पूछा जा रहा है तो सभी के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा है हमारा, क्या तुम व्यस्त नहीं हो, आर यू नॉट बिजी। चौथा है हमारा, क्या शिवम वकील नहीं है, इज शिवम नॉट अ लॉयर। भाई क्या वो वकील नहीं है। देखो शिवम क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए इज, है ना, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज, तो इज शिवम नॉट अ लॉयर। क्या वह कवि नहीं है, ये हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, इज ही नॉट अ
पोएट। जहां भी प्रोफेशन आ रहा है किसी का, कोई काम अगर बताया जा रहा है तो उसके आगे ए या एन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई इसका नियम क्या बनेगा, तो देखो पिछले वाले की ही तरह है, मतलब इंटेरोगेटिव की तरह ही है, केवल क्या हुआ सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाक्य जो है वो क्या से शुरू हुआ है, तो आप हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब तो आप उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने वाले हैं ना। और क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, यानी नकारात्मकता इसमें झलक रही है, तो आप नॉट का इस्तेमाल भी इसमें जरूर करेंगे। और अंत में आपका अदर वर्ड या फिर मैं कहूं उसको नाउन या एडजेक्टिव, ये आप लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो कुछ इस प्रकार के नियम इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इज, एम या फिर आर, इनमें से कोई एक चीज। उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। फिर नॉट, क्योंकि वाक्य जो है नेगेटिव भी है। और अंत में आपके अदर वर्ड्स उस सेंटेंस में जो भी दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं पांचवें टाइप, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस, यानी WH फैमिली जहां पर आपको देखने को मिल जाए क्या, कब, कहां, कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इस तरह के विच, वूम जो भी शब्द आते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो इसके अंदर भी सवाल ही पूछा जाएगा, मतलब ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ये इसमें जो है ना वाक्य वो क्या से शुरू नहीं होगा, बल्कि इसमें अगर आपको क्या देखने को मिलेगा ना तो वो बीच में मिलेगा। और जब अगर बीच में मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल वट ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कैसे बेईमान हूं, पहला सेंटेंस है मैं कैसे बेईमान हूं। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सवाल पूछा जा रहा है और कैसे का इस्तेमाल किया गया है। तो हाउ एम आई डिसऑनेस्ट, नकुल क्यों खुश है, वाई इज नकुल हैप्पी, वे लोग कैसे एक चोर हैं, हाउ आर दे अ थीफ, है ना। सीता क्यों दुखी है, वाई इज सीता सैड, हम क्यों गुस्सा है, वाई आर वी एंग्री। कुछ सेंटेंस आपने यहां पर देखा और कुछ चेंजेस आपने यहां पर देखा कि क्या हुआ। जैसे WH फैमिली वर्ड आए तो WH फैमिली वर्ड्स जो है वो पहले आने लगे है। उसके बाद चली गई उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हमारा जो भी नाउन या एडजेक्टिव है। मतलब WH फैमिली वर्ड सबसे पहले आए, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स रहे हैं। और क्योंकि ये भी सवाल पूछे गए तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क आने ही पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात आपको लगाने पड़ेंगे। तो नियम भी कुछ उसका इसी प्रकार से बनेगा कि WH फैमिली वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। अब अगर वाक्य में नकारात्मकता आपको कहीं दिख रही है, मतलब अगर आपको इसमें नॉट भी लगा दिख जाए, जैसे हम क्यों गुस्सा नहीं है, मैं इसको चेंज करता हूं, मैं यहां पर एक और लिखता हूं, हम क्यों गुस्सा नहीं है। ठीक है, इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है तो हम क्यों गुस्सा नहीं है। अब इसमें क्या हुआ ना कि वाक्य में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है, WH फैमिली वर्ड का है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो WH फैमिली वर्ड पहले आएगा तो क्यों को हम लिखते हैं वाई, ठीक है। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है हम, तो हम के लिए हम लगाते हैं आर, वाई आर वी, ठीक है, वाई आर वी। अब क्योंकि नेगेटिव भी है तो इसके आगे आ जाएगा नॉट, वाई आर वी नॉट एंग्री, ठीक है। और अंत में क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है इसके नियम में कि WH फैमिली वर्ड जो भी उसके अंदर आया है उसको आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नॉट है यानी नकारात्मकता आपको दिख रही है तो आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट का, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको आप करेंगे स्किप और अंत में लगा देंगे आप अदर वर्ड्स या फिर नाउन या एडजेक्टिव। और इसमें भी सवाल पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये हमारे हो गए सेंटेंसेस के हमारे 5 टाइप। इसमें आगे हमारा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली सेंटेंसेस। सभी के नियम आपने देख लिए हैं, सभी के कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आपने देख लिए हैं और समझ भी लिया है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अगर आपने इतना सब कुछ देख लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है, देखो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस इसके अंदर, ठीक है। याद करने से ज्यादा आप समझने पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो आपके लिए कुछ सवाल इसमें छोड़ करके मैं जा रहा हूं, जैसे कि श्लोक क्यों परेशान है, कनिष्का रानी है, वे लोग क्यों अमीर हैं, मैं एक डाकिया नहीं हूं, क्या तुम पागल हो, क्या वे लोग डरपोक हैं, अंबानी कैसे अमीर है, गरीब कैसे गरीब है। ये हमारे इज एम आर के सेंटेंस है कुछ, ठीक है, जो सिंपल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर WH फैमिली वाले भी हो सकते हैं। आपको इसको करना है ट्रांसलेट कॉपी के अंदर, और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपने इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया है। इसके आंसर्स भी आप वहां पर हमें लिख सकते हैं और हम चेक करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं किया है। और हाँ,
प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि तभी ये करने में या सीखने में मज़ा आने वाला है। तो ये मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन देख करके या सब्सक्राइबर्स देख करके बेसिकली हम फैमिली की बात कर रहे हैं। स्टडी ब्लॉग एजुकेशन एक फैमिली बनती जा रही है धीरे धीरे। इसके लिए तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। इसको और बड़ा करना है ताकि हम और आपकी मदद कर पाएँ किसी प्रकार से। और हम क्योंकि आपके साथ ही सीखना चाहते हैं, आपके साथ सीखना चाहते हैं, हर चीज़ों को जानना चाहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तब नहीं मिल पाएगी अगर आपने ऑन नहीं किया है तो। हाँ, पिछली वीडियोस आप जरूर देखिएगा जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको देखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।